हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक सर एक बार आप सभी का वेलकम करता हूं आईएएस विद अरिहंत पे। तो फटाफट सभी बच्चे यहां पर एक बार सेशन के साथ जुड़ जाएंगे तो हम लोग अपने सेशन की शुरुआत कर लेंगे। थोड़ा सा टेक्निकल इशू के कारण अपनी क्लास 2-3 मिनट डिले हुई है, तो उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए। फटाफट सभी लोग एक बार सेशन के साथ जुड़ जाएंगे तो हम लोग सेशन की शुरुआत कर लेंगे। फटाफट बच्चे सभी लोग एक बार सेशन के साथ जुड़ जाएं तो हम लोग यहाँ पर अपने सेशन की शुरुआत कर लें। चलिए भाई, तब तक मैं आपके कमेंट्स देख लेता हूं कि किसके किसके यहाँ पे कमेंट आ रहे हैं। अभी मुझे यहाँ पर किसी के कमेंट तो नहीं मिल रहे हैं। फटाफट सभी लोग एक बार सेशन के साथ जुड़ जाएंगे तो फिर हम यहाँ पर अपने सेशन की शुरुआत कर लेंगे। चलिए, अभी कमेंट नहीं मिल रहा है, मुझे लग रहा है कुछ टेक्निकल इशू है। ओके, फटाफट सभी लोग एक बार सेशन के साथ जुड़ जाएं तो हम लोग सेशन की शुरुआत कर लें। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहां पर अरिहंत प्रकाशन ने क्या किया है, प्रिलिम पॉसिबल के नाम से यह बुक रिलीज की है जो भारतीय इतिहास से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको अभी यहां पर इस क्लास में करा रहा हूं और आज हम लोग 10वां चैप्टर इस क्लास में करने वाले हैं। अपनी क्लास का 10वां चैप्टर होने वाला है जो पोस्ट मौर्य पीरियड से रिलेटेड है। इस बुक में बता दूं आपको कि इस बुक को कोशिश किया गया है क्या 100% एरर फ्री बनाने का, साथ साथ इसमें टिपिकल प्रश्नों को शामिल किया गया है, टॉपिक वाइज प्रश्नों को शामिल किया गया है, ठीक है। और साथ साथ इसमें चैप्टर वाइज प्रश्नों को शामिल करने के साथ साथ इसमें क्या शामिल किया गया है, तो उन प्रश्नों का अच्छा सा एक्सप्लेनेशन और उन टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी इसमें शामिल किए गए हैं। तो फटाफट बच्चे सभी लोग एक बार जुड़ जाएं। थोड़ा सा मेरे पास कनेक्टिविटी की दिक्कत हो रही है जिसके कारण मैं आपके इस सेशन को यहां पर लाइव नहीं कर पा रहा हूं। चलिए, तो बिल्कुल भाई, अब आपका यहां पर कमेंट और सब कुछ मेरे पास आना शुरू हो जाएगा। तो फटाफट एक बार सेशन को लाइक शेयर करते हुए यहां पर कमेंट करना स्टार्ट करें। तो चले बच्चे, हम लोग यहां पर सेशन की कर लेते हैं शुरुआत। तो चले सेशन की शुरुआत करते हैं और सेशन की शुरुआत करते हुए हम यहां पर देख लेते हैं कि क्या है आज अपने पास पोस्ट मौर्य पीरियड से क्या क्या चीजें हैं। चलिए, सबसे पहले पोस्ट मौर्य पीरियड के बारे में बता दूं कि पोस्ट मौर्य पीरियड या मौर्योत्तर काल के बारे में अगर आपको बात करें तो इस काल की सबसे बड़ी खासियत है कि इस समय हमें भारत में दो प्रकार की डायनेस्टियां यानी राजवंश, दो तरह के राजवंश देखने को मिलते हैं, एक भारतीय राजवंश, एक विदेशी राजवंश। जैसे भारतीय राजवंशों में हम लोग बात करें तो भारतीय राजवंशों में कौन कौन से हमें राजवंश दिखाई देते हैं। जैसे हम बात करें सुंग, सुंग के बाद से कौन आते हैं, कण्व डायनेस्टी या कण्वा डायनेस्टी। इसके बाद सातवाहन, शातवाहन, चेदी, चेदी, वकाटक, वकाटक, इक्ष्वाकु, ये सारी डायनेस्टियां भारतीय डायनेस्टियों में थी। स्पेशली अगर सुंग डायनेस्टी के बारे में बात करें तो सुंगों के विषय में जानकारी का अभिलेखी स्रोत के तौर पर है धनदेव का अयोध्या अभिलेख, जो पुष्यमित्र शुंग का आपका क्या था, गवर्नर हुआ करता था, इसने यह अभिलेख लिखवाया। इसके अलावा ग्रंथों में बात करें, बाणभट्ट के हर्षचरित, कालिदास के मालविका का अग्निमित्रम और बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान, और साथ साथ में याद रखेंगे पतंजलि का महाभाष्य। महाभाष्य काफी इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करता है, पतंजलि का महाभाष्य भी काफी इंपॉर्टेंट होगा। पुष्यमित्र शुंग जिसने 185 ईसा पूर्व से लेकर 149 ईसा पूर्व तक शासन किया, अंतिम मौर्य शासक बेहदरथ की हत्या करता है, कर शुंग वंश का प्रथम शासक बना। सेनानी की उपाधि, इसकी टाइटल क्या मिलती है, सेनानी। 2 अश्वमेध यज्ञ किए, पतंजलि इसके पुरोहित थे। सांची स्तूप का जीर्णोद्धार तथा भरत स्तूप का निर्माण करवाया, निर्माण नहीं करवाया, जीर्णोद्धार करवाया, केवल जीर्णोद्धार करवाया। भरत स्तूप का निर्माण माना जाता है सातवाहनों ने करवाया था। साकेत का नाम परिवर्तित करके अयोध्या रखा।
इसकी दूसरी राजधानी विदिशा को मानी जाती है। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना इसी के दरबार में किया। अग्निमित्र शुंग, यहाँ पर कालिदास की रचना में इसका उल्लेख है। मालविक अग्निमित्रम का नाटक है। भागवत के समय भागवत धर्म का अनुयायी था। हेलिडोरियस इसी समय आता है और विदिशा में गरुड़ स्तंभ स्थापित करता है। देवभूति अंतिम शुंग शासक था। इसके सेनापति वासुदेव द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ, यह पहला क्वेश्चन है। तो हमने अभी आप लोग को बताया कि अगर मौर्य के बाद पूछा जाए आपसे तो सबसे पहले मौर्य, मौर्य के बाद से होंगे शुंग, शुंग के बाद से होंगे कण्व, यहाँ पे कण्व डायनेस्टी, और कण्व के बाद होंगे सातवाहन। सातवाहन डायनेस्टी यहाँ पर हम लोग को दिखाई देगा। तो यहाँ पर देख ले तो सीधे सीधे पूछा है मौर्यों के बाद शुंग वंश की स्थापना होती है। इस वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग का नाम यहाँ पर हम लोग को याद रखना है। साथ साथ कुषाण वंश, इसका संस्थापक था कुजूल कडफिसेस। कुजूल कडफिसेस इस वंश का संस्थापक था। शकों की भारत में 5 शाखाएं थी, जिसमें हम लोग अफगानिस्तान के शक, तक्षशिला के शक, मथुरा के शक, इसके अलावा उज्जैनी के शक और नासिक के शक क्षत्रपों के नाम से जाने जाते हैं। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक नामक व्यक्ति था। सिमुक था, याद रखेंगे। मौर्य वंश के पश्चात शुंग वंश का राज स्थापित हुआ। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने मगध में शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व की। पुष्यमित्र शुंग मौर्य नरेश बृहद्रथ का सेनापति था। ऐसा कहा जाता है सेना निरीक्षण के समय इसने इसकी हत्या कर दी थी। जंगदेव के, यहाँ पे जंगदेव नहीं होगा, यहाँ धनदेव होगा। इसका नाम याद रखेंगे, जंगदेव नहीं, धनदेव। धनदेव के अयोध्या अभिलेख, ये धनदेव है, ये याद रखेंगे, ये धनदेव है। धनदेव के अयोध्या अभिलेख के अनुसार पुष्यमित्र 2 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला कहा गया है। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। शुंग राजवंश का शासनकाल 185 से 73 ईसा पूर्व माना जाता है। शुंगों के पूर्वज मूलतः किस स्थान से थे, किस स्थान के रहने वाले थे? हालांकि इस प्रश्न को लेकर इतिहास में थोड़ा सा विवाद है कि शुंग मूलतः कहां के निवासी थे, लेकिन फिर भी यहां पर याद रखिएगा कि शुंगों के संदर्भ में कहा जाता है कि शुंग मूलतः उज्जैन यानी कि अवंती, अवंती की राजधानी होती थी। कहां पे पड़ता है? मध्य प्रदेश। ठीक है, यहां के मूल निवासी के तौर पर जाने जाते हैं। शुंगों के पूर्वज मूलतः उज्जैन मध्य प्रदेश के थे। पुराण हर्षचरित तथा मालविक अग्निमित्रम में पुष्यमित्र शुंग को सेनानी अर्थात सेनापति कहा गया है। बाण भट्ट के हर्षचरित ग्रंथ में पुष्यमित्र शुंग को अनार्य कहा गया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, यहां पर बाण भट्ट का हर्षचरित याद रखेंगे, जिसमें इसे अनार्य जाति यानी अनार्य कहा गया, आर्य नहीं कहा गया। पतंजलि के महाभाष्य पुष्यमित्र शुंग को भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण बताता है। महाकवि कालिदास ने शुंगों को बैम्बिक वंश का ब्राह्मण कहा है। इसलिए शुंगों की अगर जाति आपसे पूछी जाएगी तो कभी भी याद रखिएगा ब्राह्मण, ब्राह्मण डायनेस्टी के तौर पर ही इनका नाम याद रखना है। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? तो यहां पर देखिए 2 ही अभिलेख इंपॉर्टेंट है शुंग काल के। एक धनदेव का अयोध्या अभिलेख, दूसरा है आपका गरुण स्तंभ यानी कि बेसनगर विदिशा का गरुण स्तंभ। तो यहां पर चूंकि शुंग के विषय में, पुष्यमित्र शुंग के विषय में, तो धनदेव का अयोध्या अभिलेख याद रखेंगे। धनदेव, धनदेव का अयोध्या अभिलेख, अयोध्या, अयोध्या, ठीक है, अयोध्या अभिलेख, अभिलेख बिल्कुल याद रखेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि धनदेव माना जाता है कि पुष्यमित्र शुंग का गवर्नर हुआ करता था। अयोध्या में इसने, कहा जाता है, सरयू नदी के किनारे, कहा जाता है यहां से सरयू नदी बहती है, अयोध्या इसी नदी के किनारे स्थित है। यहां पर कहा जाता है इसने कुछ समय के लिए अपना कैपिटल भी स्टेबल किया था। ठीक है, कहा जाता है इस नदी का नाम सरयू इसलिए पड़ा था क्योंकि बौद्ध ग्रंथों में पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का घोर विरोधी दर्शाया गया। तो इसमें लिखा गया है कि
पुष्यमित्र शुंग ने यह आदेश जारी किया था कि जो कोई भी उसे एक बौद्ध भिक्षु का सिर ला कर देगा उसे वो तमाम मुद्राएं प्रदान करेगा। ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि अयोध्या में बौद्ध भिक्षु के इतने ज्यादा सिर काट के लाए जाने लगे कि उन्हें इस बगल की नदी में फिकवाया जाने लगा और यह नदी बौद्ध भिक्षुओं के सर से भर गई, इसलिए इसका नाम हो गया सरयू नदी कहा जाता है। इसीलिए इस नदी का नाम सरयू नदी पड़ जाता है, ऐसा कहा जाता है। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी अयोध्या से प्राप्त धनदेव के अभिलेख से मिलती है। यह अभिलेख पुष्यमित्र शुंग के पारिवारिक सदस्य कोसल क्षेत्र के शासक धनदेव ने लिखवाया था। यह यज्ञ पतंजलि द्वारा संपन्न कराया गया था। अगला देते हैं, प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पर्णी तथा पातंजलि प्रख्याति प्राप्त नाम है, ये किस राजवंश से के समय फूले फले। यहां पर देखिए यूपीपीसीएस प्रीलिम 2010 का क्वेश्चन है, हालांकि ये क्वेश्चन विवादित हो गया था और इसे फिर कमीशन द्वारा बाहर किया गया था। यहां पर देखें, अगर यहां पर 2 नाम मिलते हैं, पर्णी है और पतंजलि है, तो यहां पर अगर हम लोग केवल पतंजलि की बात करें तो पतंजलि किस वंश थे? शुंग वंश के टाइम में कौन थे? यहां पे पतंजलि थे। पतंजलि यहां पर हुआ करते थे। पतंजलि शुंगों के, पुष्यमित्र शुंग के दरबार में थे। किसके दरबार में? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग के दरबार में ये रहा करते थे। लेकिन अगर हम पाणिनि की बात करते हैं, पाणिनि या पाणिनि की बात करते हैं, तो पाणिनि किसके समय हुए थे? नंद वंश के समय। नंद वंश के समय ये हुए थे, नंदों के समय हुए थे। और नंद शासक महापद्मनंद, महापद्मनंद के दरबार से ये बिलोंग करते थे। इन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की, जो क्या है? व्याकरण, संस्कृत व्याकरण से संबंधित किताब है। और पतंजलि ने किताब लिखा इनके समय महाभाष्य। महाभाष्य ये क्या है? तो ये याद रखेंगे, जो पतंजलि का महाभाष्य है ये पर्णी की अष्टाध्यायी पे लिखी गई टीका है, बिल्कुल याद रखिएगा। यहां पर प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग वंश राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कथा है? शुंग वंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कथा यहां पर आपसे पूछा गया। तो अगर प्रेम कथा की बात करोगे तो यहां पर एक ही किताब मिलेगी आपको, किसकी? मालविकाग्निमित्रम, ऑर्थर बाय कालिदास। कालिदास की यह पुस्तक है। कालिदास ने, कहा जाता है शुंग वंश के शासक हुआ करते थे आपके कौन? तो कहा जाता है शुंग वंश का राजा हुआ करता था अग्निमित्र। इसमें कालिदास ने किसकी? अग्निमित्र। अग्निमित्र, ठीक है, यहां पर याद रखेंगे अग्निमित्र एवं उसकी प्रेमिका थी मालविका। मालविका, इन दोनों की लव स्टोरी को कालिदास ने इस किताब में लिखा हुआ है। ठीक है। स्वप्नवास दत्ता किसकी किताब है? यह भास की किताब है, महाकवि भास द्वारा लिखा गया है। मेघदूत ये भी कालिदास की है। कालिदास, सबसे पहले कालिदास ने इसी में बादलों पे पत्र लिखे जाने की चर्चा की है। रत्नावली, तुलसीदास की पत्नी का नाम रत्नावली रहा। कालिदास की पत्नी का नाम विद्योत्तमा था और तुलसीदास की पत्नी का नाम रत्नावली था। साथ साथ रत्नावली नामक पुस्तक का लेखक एक राजा को माना जाता है, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को माना जाता है कि इसने रत्नावली नामक पुस्तक की रचना की। प्राचीन भारत की मालविकाग्निमित्रम पुस्तक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है। मालविकाग्निमित्रम का नायक अग्निमित्र शुंग शासक पुष्यमित्र का पुत्र था। अग्निमित्रम, मालविकाग्निमित्रम महाकवि कालिदास द्वारा रचित संस्कृत नाटक है। यह 5 अंकों का नाटक है। इसमें मालवा देश की राजकुमारी मालविका और विदिशा के राज्यपाल अग्निमित्र और उसके प्रेम विवाह का वर्णन है। मनुस्मृति के अनुसार महिलाएं निम्नलिखित में से किस रीति से संपत्ति अर्जित कर सकती हैं? अकॉर्डिंग बाय मनुस्मृति। तो मनुस्मृति के अनुसार कहा जाता है कि महिलाएं क्या खरीद कर संपत्ति, तो मनु ने मना किया। निवेश मना किया, स्नेह चिन्ह मना किया। उन्होंने कहा महिलाएं केवल उत्तराधिकार के द्वारा ही क्या कर सकती हैं? संपत्ति अर्जित करने का कार्य कर सकती हैं। तो महिलाओं द्वारा केवल यहां पर इसी के द्वारा संपत्ति अर्जित।
मनुस्मृति के अनुसार महिलाएं उत्तराधिकार के माध्यम से संपत्ति अर्जित कर सकती हैं। उन्हें अन्य प्रकार से संपत्ति अर्जन की मनाही है। मनुस्मृति सबसे प्राचीन तथा प्रामाणिक स्मृति है। इसकी रचना शुंग काल में की गई, शुंग काल में लगभग मानी जाती है। हालांकि स्पेशली माना जाता है कि मनुस्मृति, मनु, वररुचि, ये लोग क्या हुए थे आपके पोस्ट मौर्य ही पीरियड में, लेकिन लगभग माना जाता है पुष्यमित्र तुंग के टाइम किया था। अधिकांश स्मृतियां इसी को परिवर्तित करके लिखी गई। मनुस्मृति द्वारा हिंदू धर्म एवं सामाजिक परंपराओं का जो स्वरूप निर्धारित किया हुआ है वह आज तक मान्य है। मनुस्मृति को मैंने पहले ही कहा था सामाजिक व्यवस्था का बेसिक बुक माना जाता है हिंदू सोसाइटी का। मनुस्मृति में यह वर्णन किया गया है कि महिलाएं उत्तराधिकार के माध्यम से ही संपत्ति अर्जित कर सकती हैं, उन्हें स्वतंत्र पेशे द्वारा संपत्ति अर्जित करने का अधिकार नहीं है। अब इसके बाद से देखिए, इसके बाद से आ जाते हैं हम लोग कण्व वंश। कण्व वंश में देखिए स्रोत क्या है, तो हर्षचरित बाणभट्ट की। वासुदेव कर्ण द्वारा देवभूति की हत्या की जाती है, जो अंतिम शासक था शुंग वंश का, उसकी हत्या की जाती है। प्रमुख शासक, पहला शासक होता है वासुदेव। वासुदेव कर्ण द्वारा कण्व की स्थापना की गई। वासुदेव कर्ण देवभूति शुंग का सेनापति था, यानी कि कण्व वंश का संस्थापक कौन हो गया, वासुदेव, और अंतिम शुंग राजा कौन हो गया, देवभूति। वासुदेव कर्ण देवभूति का यहाँ पे कण्व वंश का शासन वर्तमान बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश तक सीमित था। अनेक प्रांतों द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा इसी समय की गई। वैदिक धर्म का संरक्षण, ये भी क्या था, एक ब्राह्मण डायनेस्टी थी, ब्राह्मण वंश। शुंग भी ब्राह्मण थे, ये भी जाति से क्या थे, ब्राह्मण थे। अन्य शासक अगर इसमें हम बात करें तो इसके वास्ते आपके वासुदेव के बाद कौन होता है, भूमि मित्र, फिर नारायण मित्र, और अंतिम शासक था सुशर्मा, जिसकी हत्या करता है कौन, शिमुक नामक व्यक्ति ने करके यहां पर एक नई डायनेस्टी फाउंड की। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया, तो शुंग वंश के बाद अभी हम लोगों ने चर्चा किया कण्व वंश। कण्व वंश ने भारत पर शासन किया। शुंग वंश के बाद कण्व वंश ने भारत पर राज किया। कण्व वंश लगभग 75 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व तक मगध पर शासनकर्ता वंश था। शुंग वंश की भांति कण्व वंश भी एक ब्राह्मण राजवंश था, जैसा कि मैंने बताया। कण्व वंश का संस्थापक कौन था, अभी मैंने आप लोग को बताया। तो कण्व वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, बताओ भाई, कहां रह गए आज सभी लोग। थोड़ा सा मेरी क्लास यहाँ पे कमेंट भी डिले चल रहा है, मुझे लग रहा है ऐसा। थोड़ा सा मैं लाइव में आ गया हूँ अब। थोड़ा सा डिले चल रहा था। कण्व वंश का संस्थापक, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो बताएं, कण्व वंश का संस्थापक किसे माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए वासुदेव को कण्व वंश का, ये क्या था, शुंग वंश का अंतिम शासक, शुंग वंश का अंतिम राजा, अंतिम राजा ये हुआ करता था। और वासुदेव क्या था, ये कण्व वंश का संस्थापक था, संस्थापक ये हुआ करता था, बिल्कुल याद रखिएगा। भागभद्र की बात करें, यह किस वंश से बिलोंग करता था, ये भी शुंग वंश से, ये शुंग वंश का राजा हुआ करता था। हुविस्क, ये कुषाण वंश का राजा था, कुषाण वंश से संबंधित था, याद रखेंगे। कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव था। इसके सचिव वासुदेव ने शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके 75 ईसा पूर्व में कण्व वंश की नींव रखी। कण्व वंश की स्थापना को लेकर अंत तक 4 राजाओं वासुदेव, भूमि मित्र, नारायण मित्र और सुशर्मा का नाम मिलता है। इन चारों रूलर के नाम जरूर याद रखें, ये एग्जाम में पूछा जाता है। कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है, कालपी, अगर यहाँ पे कालपी कहे या कल्पी कहा जाता है, तो यहाँ पे कालपी नगर आपका स्थित है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में आपका स्थित नगर है, और यह यमुना नदी का तट पर यहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर कई ऋषि महात्माओं के आश्रम भी बताए गए हैं कि इसी कालपी नगर में स्थित है। कानपुर और झांसी के बीच जो रास्ता जाता है, वही बीच में आपका कालपी नगर भी स्थित है। कालपी नगर यमुना नदी के
तट पर स्थित है। यह उत्तर प्रदेश के जालौन डिस्ट्रिक्ट में स्थित पड़ता है। प्राचीन काल में यह कालप्रिया के नाम से प्रसिद्ध था, कालांतर में इसका नाम कालपी रखा गया। चौथी सदी में कालपी नगर को वासुदेव के द्वारा बसाया गया था। कर्ण वंश के शासक वासुदेव ने माना जाता है इस कालपी नगर की स्थापना की थी। ठीक है, वासुदेव शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति का अमात्य था तथा कला और संस्कृति में उसकी गहरी रुचि थी। अब देख लेते हैं सातवाहन वंश। सातवाहनों के विषय में जानकारी के स्रोत क्या क्या है। नागनिका का नाना घाट अभिलेख, ठीक है, गौतम वलश्री का नासिक गुहा अभिलेख, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी का कार्ले गुहा अभिलेख, यज्ञ श्री सातकर्णी का नासिक गुहा अभिलेख और अशोक के 12वें शिलालेख में आंध्र भृत्यों का उल्लेख आया है जो सातवाहनों से संबंधित है। ग्रंथों की बात करें, मत्स्य पुराण और वायु पुराण से इनके विषय में जानकारी। संस्थापक सिमुक था। मौर्यों के बाद सबसे प्रभावशाली राजधानी महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान या पैठण में, लेकिन प्रारंभिक राजधानी अमरावती में थी। राजभाषा इनकी प्राकृत और लिपि ब्राह्मी थी। हाल इस वंश का एक राजा था जिसने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती की रचना की। यह मातृ वंशीय शासक था, यानी सातवाहनों ने ही माना जाता है भारत में नाम के आगे माता का नाम लिखने की प्रथा प्रारंभ की। गौतमी पुत्र सातकर्णी, इसके विषय में नासिक गुहाभिलेख से जानकारी मिलती है। इसे एकमात्र ब्राह्मण या अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। इसे बेनकाट के भगवान के रूप में भी वर्णित किया गया है। वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, गौतमी पुत्र सातकर्णी का पुत्र, सिक्कों पर जहाज या जलयान का चित्र अंकित है। वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी पुलमावी, ये सातकर्णी नहीं होगा, पुलमावी होगा। पुलमावी का पुत्र यहां पर वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी होगा, फर्स्ट है ये। ठीक है, पश्चिमी क्षत्रपों से संघर्ष होता है। यज्ञ श्री सातकर्णी, वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी का भाई, पश्चिमी क्षत्रपों को हराया और दक्षिणी क्षत्रपों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? अगर मौर्यों के बाद यहां पर दक्षिण में, यहां पर आपका पूछा गया है कि साउथ में मौर्यों के बाद, तो साउथ में मौर्यों के बाद सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर दिखाई देते हैं सातवाहन। सातवाहन, हालांकि इनका मैदान, अगर सातवाहनों का मैदान कहा जाए तो ये था महाराष्ट्र और उसके आसपास क्षेत्र, लेकिन इनका मूल निवास क्षेत्र, मूल कहां माना जाता है? मूल माना जाता है अमरावती। अमरावती आंध्र प्रदेश इनका मूल निवास क्षेत्र के तौर पर और प्रारंभिक राजधानी मानी जाती है। तो सातवाहन डायनेस्टी यहां पर दक्षिण में सबसे ज्यादा, क्योंकि चालुक्य बाद में आएंगे, पल्लव बाद में आएंगे और चोल भी बाद में। ये शाही चोल वंश है। यहाँ पे जो चोल पूछा गया, चोल दो रूप में दिखाई देंगे हम लोग को। एक संगम काल के दौरान हम लोग को चोल वंश दिखाई देगा जो 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी के बीच में होता है, और एक शाही चोल वंश जो 9वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में फिर से डेवलप होगा, जिसका फाउंडर था विजयालय। ठीक है, उसका संस्थापक विजयालय था। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजवंश सातवाहन था। सातवाहन शाब्दिक अर्थ है सिंह, शालीन या वाहन जिसका, यानी शेर जिसका वाहन हो। सातवाहन शासक ब्राह्मण थे। पुराणों में इन्हें आंध्रभृत्य, आंध्र जातीय कहा गया है। अशोक के 12वें लेखों में आंध्रों का उल्लेख किया गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में आंध्रों को दस्यु जाति का बताया गया है। सातवाहन शासकों की कुल शासन अवधि मत्स्य पुराण में 460 वर्ष, ब्राह्मण पुराण में 456 वर्ष और वायु पुराण में 411 वर्ष तथा विष्णु पुराण में 300 वर्ष बताई गई है, जो इनकी प्रभावशीलता को दर्शाता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है, लेकिन इतनी बड़ी हिस्ट्री इनकी हमें प्राप्त नहीं होती है, बिल्कुल याद रखेंगे। शिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? शिमुक ने किस वंश की स्थापना की? अभी मैंने बताया कि शिमुक नामक जो व्यक्ति था, शिमुक ने फाउंड किया था सातवाहन डायनेस्टी। सातवाहन वंश का संस्थापक माना जाता है शिमुक। ठीक है, तो ये किसमें, इसमें देखें तो यहां पर सातवाहन वंश का, इसकी राजधानी, प्रारंभिक राजधानी चूंकि हम लोग को क्या मिलती है? अमरावती।
अमरावती मिलती है, लेकिन आगे चलकर प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान या पैठन, या पैठन क्या हो जाती है, इनका कैपिटल बन जाता है। बिल्कुल याद रखेंगे, प्रतिष्ठान या पैठन इनका कैपिटल बनता है। शिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था। शिमुक को पुराणों में सिंधुक या सिप्रक भी कहा गया है। सातवाहन शासकों को 3 समुद्रों का अधिपति कहा गया है। स्पेशली किसको? गौतमी पुत्र सातकर्णी को। गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता गौतम बलश्री ने जो नासिक अभिलेख लिखवाया है, उसमें इसके संदर्भ में कहा गया है कि इसके घोड़ों ने 3 समुद्र का पानी पिया था। तो 3 समुद्र का यहाँ पे मतलब है बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर, ये माना जाता है। यानी पूरे के पूरे पेनिसुलर इंडिया पे इनका एक तरह से कैप्चर था। सिमुक को शुंग एवं कर्ण शक्ति का नायक भी कहा जा गया है। नागरिका के नाना घाट अभिलेख में सिमुक का चित्र बना हुआ है। सिमुक ने कुल 23 वर्षों तक शासन किया, ऐसा नागरिका के नाना घाट अभिलेख में उल्लिखित है। निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन सा था? अगर इसमें सबसे पुराना पूछा जाए तो वो सातवाहन हुआ करते थे। सातवाहन आपके सबसे पुराने हुआ थे। जैसे चालुक्यों की भारत में आगे आते हैं 2 शाखाएं मिलती हैं। एक होते थे डेंगी के चालुक्य और दूसरे थे कल्याणी के चालुक्य। चालुक्यों की 2 शाखाएं थी, डेंगी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य। राष्ट्रकूट महाराष्ट्र में थे, सातवाहन के बाद आते हैं। महाराष्ट्र में शासन किया करते थे। इसी वंश का एक शासक हुआ करता था कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम ने क्या किया था? कैलाशनाथ मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर का निर्माण इसी ने करवाया था। ठीक है। पल्लव दक्षिण भारत में शासन कर रहे थे, सुदूर दक्षिण में थे, और सातवाहन महाराष्ट्र के बेल्ट में। दिए गए राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश सातवाहन राजवंश की स्थापना सिमुक ने 230 ईसा पूर्व में की गई। जैन स्रोतों के अनुसार सिमुक ने 23 वर्ष शासन किया। इनकी प्रारंभिक राजधानी अमरावती में थी, याद रखेंगे। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? वायु पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, या फिर इनमें से कोई नहीं? उत्तराखंड यूडीए एलडीए का यह क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? फटाफट बताएं बच्चे। तो भाई यहां पर याद रखिएगा, यहां पर मत्स्य पुराण में, ठीक है, जैसे हम लोग को पता है 18 महापुराण है। महापुराणों की संख्या 18 है, जिसमें सबसे ओल्डेस्ट माना जाता है मत्स्य महापुराण। मत्स्य महापुराण, ठीक है, ये सबसे प्राचीन महापुराण, प्राचीनतम महापुराण कौन सा? मत्स्य महापुराण माना जाता है। इसी में आपका क्या है, यहाँ पे सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची प्राप्त होती है। आंध्र सातवाहनों की सबसे लंबी सूची यानी 130 राजाओं की सूची किसमें? मत्स्य पुराण में मिलती है हम लोग को। यहां पर याद रखेंगे, मत्स्य पुराण में गौतम पुत्र सातकर्णी का उल्लेख 23वें राजा के रूप में किया गया है, जबकि वायु पुराण में गुप्त वंश के राजाओं एवं विष्णु पुराण में मौर्य वंश के राजाओं का उल्लेख मिलता है। सातवाहन की राजधानी अवस्थित थी, मेंस का क्वेश्चन है ये, यूपीपीसीएस और लोअर में भी आया है। सातवाहनों की राजधानी, अब यहां पर देखिए अकॉर्डिंग बाई ऑप्शन चलेंगे। हालांकि सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन थी। पैठन जो कहां पे पड़ती थी? ये महाराष्ट्र में था, लेकिन इनकी प्रारंभिक राजधानी अमरावती थी। तो ये क्या थी? इनकी प्रारंभिक राजधानी, प्रारंभिक कैपिटल हुआ करता था। यहां पर याद रखेंगे ये प्रारंभिक कैपिटल था। इनिशियल कैपिटल इन लोगों ने माना जाता है अमरावती को बनाया, बाद में इन लोगों ने प्रतिष्ठान या पैठन को अपनी राजधानी बनाते हैं। कब, किसके टाइम? ये कैपिटल बनाया गया जाता है सातकर्णी फर्स्ट के समय, सातकर्णी प्रथम के समय यह कैपिटल के रूप में स्टैब्लिश किया जाता है। अगला देखते हैं। सातवाहनों की आरंभिक राजधानी अमरावती में थी, अवस्थित थी। इसकी वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठान में अवस्थित थी। प्रतिष्ठान गोदावरी नदी के किनारे महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। सामान्यतः आरंभिक सातवाहन
शासक आंध्र प्रदेश में नहीं बल्कि उत्तरी महाराष्ट्र के निवासी थे, जहां से इनके प्राचीनतम सिक्के एवं अधिकांशतः अभिलेख प्राप्त होते हैं। सातवाहन काल में किस भाषा को राजभाषा के रूप में प्रयोग किया जाता था? तो यहां पे याद रखेंगे प्राकृत। प्राकृत भाषा। और अगर लिपि पूछा जाएगा सातवाहनों की राजकीय लिपि क्या थी, तो याद रखेंगे वो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग करते थे। ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा, ठीक है, यहां पर याद रखिएगा। सातवाहन काल में प्राकृत भाषा को राजभाषा के रूप में प्रयोग किया जाता था, इसकी लिपि ब्राह्मी। सातवाहन शासक हाल में प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती नामक श्रृंगार रस प्रधान गीत काव्य की रचना की थी। इसके दरबार में रहने वाले प्रसिद्ध विद्वान गुणाद्य ने बृहद कथा नामक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, तो गुणाद्य इसी के दरबार से बिलोंग करते थे, बिल्कुल याद रखेंगे। एक और व्यक्ति थे इसके दरबार में, कातंत्र के लेखक सर्ववर्मन। कातंत्र ये भी रहा करते थे। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण युक्त हुआ है? एका ब्राह्मण या एकमात्र ब्राह्मण या अद्वितीय ब्राह्मण अगर हम लोग कहें तो गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए नासिक गुहा प्रशस्ति में इसका उल्लेख किया गया है। गौतम बलश्री के नासिक गुहा अभिलेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी 106 से 130 ईस्वी के लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है। इस वंश का 23वां तथा सबसे महान शासक था। इसकी सैनिक सफलताएं, इससे संबंधित अन्य कार्यों की जानकारी इसकी माता गौतम बलश्री के नासिक अभिलेख से प्राप्त होती है। नासिक अभिलेख में इसे क्या कहा गया है? अद्वितीय ब्राह्मण, एकमात्र ब्राह्मण। ठीक है, इसे अद्वितीय ब्राह्मण, एकमात्र ब्राह्मण। गौतम बलश्री के नासिक अभिलेख के अनुसार इसके घोड़ों ने 3 समुद्रों का पानी पिया था। ठीक है, जिसके कारण इसे क्या कहते हैं? खतीय दपमान नमदन इसे कहा गया है कि उपाधि धारण करता है। यानी कि जैसा कि मैंने कहा, यहां पर 3 समुद्रों का पानी पीने से सेंस क्या है? यहां पर 3 समुद्रों से पानी पीने का सेंस है अरब सागर, हिंद महासागर, इंडियन ओशियन और बंगाल की खाड़ी। इन तीनों क्षेत्रों से माना जाता है इसने विजित किया था, इसलिए इसके घोड़ों को द्वारा पानी पिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? वर्ण व्यवस्था का रक्षक किसे कहते हैं? तो भाई यहां पर याद रखेंगे गौतमी पुत्र सातकर्णी को, क्योंकि कहा जाता है ये भी ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे और इसने ब्राह्मण धर्म की स्थापना के लिए क्या किया था? इसने तमाम यज्ञ इत्यादि किए थे, बिल्कुल याद रखेंगे। निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करिए। यानी कि सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया? तो सबसे पहले आते हैं, याद रखेंगे, इसमें सातवाहन। सातवाहन के वास्ते वकाटक वंश आता है, वकाटक। और फिर आते हैं चालुक्य। चालुक्य, ठीक है, वादामी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य और वेंगी के चालुक्य। यहां पर चालुक्यों की मैंने 2 शाखा बताई थी, 3 शाखाएं हैं। एक वादामी या वातापी, ठीक है, एक वेंगी और एक थे कल्याणी। ये 3 चालुक्यों की शाखाएं थी, बिल्कुल याद रखेंगे, ये बाद में आते हैं। ठीक है, यहां पे देखिए सातवाहन की स्थापना सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में कण्व वंश के अंतिम शासक की हत्या करके की, अपनी राजधानी प्रतिष्ठान में स्थापित की। वकाटक वंश की स्थापना 255 ईस्वी में किसने? विंध्य शक्ति ने की थी। यह ब्राह्मण वंशीय शासक थे। इसी वंश के वकाटक वंश के माना जाता है प्रवरसेन ने 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया था। इस वंश के प्रसिद्ध शासक प्रवरसेन थे। कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक तैलप द्वितीय था, जिसने 973 ईस्वी में चालुक्य वंश की स्थापना की। इसकी राजधानी मान्यखेट महाराष्ट्र में स्थित थी, याद रखेंगे। मान्यखेट कहां थी? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में हुआ करती थी, याद रखेंगे। सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि यूपीपीसीएस 2021 का क्वेश्चन है। सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे, बिल्कुल करेक्ट है। जैसे
हाल द्वारा क्या किया जाता है, हाल नामक शासक द्वारा गाथा सप्तशती लिखी जाती है। सप्तशती, सप्तशती का लेखन किया जाता है। ठीक है। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला, बिल्कुल यहां पर मिला भाई। कला के लोक पक्ष को, जैसे कला के लोक पक्ष में जैसे प्राकृत भाषा का प्रयोग जो लोकल लैंग्वेज थी, साथ साथ यहाँ पर भरहुत स्तूपों का माना जाता है निर्माण और इसका संवर्धन भी इसी काल में किया गया। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सातवाहन शासकों के संदर्भ में दोनों कथन सत्य है। सातवाहन राजवंश को आंध्र वंश के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्यतः दक्कन के क्षेत्रों में शासन था। हिंदू धर्म के उपासक थे। हालांकि बौद्ध धर्म को भी इन लोगों ने संरक्षण प्रदान किया, प्रकृत भाषा के साहित्य को भी संरक्षण प्रदान किया। अतः सातवाहन नरेश प्रकृत भाषा के पोषक थे। सातवाहन शासकों के शासनकाल में ही वास्तुकला की स्तूप निर्माण की अमरावती शैली का विकास हुआ, जिसमें गोलाकार स्तूप बनाए जाते हैं। अतः सातवाहन काल में कला के पक्ष का भी विकास होता हुआ हम लोग देखते हैं, बिल्कुल याद रखेंगे। क्लियर? निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, इसमें कथनों में बताना है। 2021 का ये क्वेश्चन है। सातवाहन वंश की शक्ति क्षीण होने के बाद वकाटक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया। सातवाहनों की शक्ति खत्म होने के बाद वकाटकों ने अपनी शक्ति स्थापित की। वकाटक वंश का पहला राजा प्रवरसेन प्रथम हुआ। विंध्य शक्ति प्रवरसेन का पुत्र था। तो यहां पर देखिए, ये छत्तीसगढ़ पीसीएस 2021 का क्वेश्चन है। सातवाहन वंश की शक्ति क्षीण होने के बाद वकाटक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया, बिल्कुल करेक्ट है। वकाटक वंश का पहला राजा प्रवरसेन नहीं था, बल्कि वकाटक वंश का संस्थापक किसको माना जाता है? संस्थापक विंध्य शक्ति को माना जाता है। किसको माना जाता है? विंध्य शक्ति को यहां पर इस वंश का संस्थापक माना जाता है, याद रखेंगे। प्रवरसेन इसका पुत्र था। विंध्य शक्ति प्रवरसेन का पुत्र था। ठीक है, विंध्य शक्ति नहीं था, बल्कि विंध्य शक्ति का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? प्रवरसेन, यानी कि ये भी रॉन्ग है। ये दो स्टेटमेंट रॉन्ग, केवल एक सही है, इसमें याद रखेंगे। केवल एक सही है, क्योंकि सातवाहन वंश की शक्ति क्षीण होने के बाद वकाटकों ने अपने राज्य 255 में स्थापित किया। विंध्य शक्ति द्वारा स्थापित किया जाता है, परंतु इसका वास्तविक संस्थापक प्रवरसेन प्रथम को माना जाता है। उसका उद्भव सर्वप्रथम विंध्य क्षेत्र में हुआ था। इसकी प्रारंभिक राजधानी यहाँ पे कच्चनाक, बाद में प्रवरपुर हो गई थी, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ROR 2016 का क्वेश्चन है। कुषाण स्वर्ण एवं तांबे के सिक्के, गुप्त स्वर्ण एवं रजत सिक्के, ये बिल्कुल सही है। कुषाणों ने सोने और तांबे के सिक्के जारी किए। गुप्त शासकों ने स्वर्ण और रजत मुद्राएं जारी की। सातवाहनों ने स्वर्ण नहीं, सीसे के सिक्के जारी किए। सीसे एंड पोटीन और तांबे के सिक्के इन्होंने जारी किए थे। सोने के सिक्के इनके प्राप्त नहीं होते। कलचुरियों ने स्वर्ण, रजत एवं ताम्र सिक्के जारी किए, बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि सी आपका यहां पर रॉन्ग होगा, याद रखेंगे। कहां चले गए भाई? आज क्लास में किसी की उपस्थिति नहीं दिख रही है, क्यों? चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहां पर युग्म सुमेलित नहीं है, तो ये वाला युग्म सुमेलित नहीं है। दिए गए युग्म में सी सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि सातवाहन शासकों ने स्वर्ण सिक्के जारी नहीं किए थे, बल्कि इन्होंने चांदी, तांबा और शीशे के सिक्के जारी किए। स्वर्ण एवं ताम्र सर्वाधिक शुद्ध सिक्के कुषाणों ने चलाए थे। तो यहाँ पे याद रखेंगे, स्वर्ण के सबसे शुद्ध सिक्के, सबसे शुद्ध यानी कि सबसे अधिक प्योरिटी वाले गोल्ड कॉइन किसने जारी किया था? कुषाण। सबसे अधिक प्राचीन भारत में सबसे अधिक ताम्र सिक्के के बारे में कुषाण, यहां पर कुषाण का नाम याद रखेंगे, कुषाण। ठीक है। शीशे के सिक्के पहली बार, शीशे के सिक्के पहली बार किसके जारी होते हैं? तो याद रखेंगे सातवाहन।
आकृति एवं लेख युक्त स्वर्ण सिक्के, आकृति एवं लेख युक्त स्वर्ण सिक्के, स्वर्ण सिक्के किसने जारी की? स्वर्ण सिक्के ये जारी किया जाता है किसके द्वारा? इंडो ग्रीक रूलर्स के द्वारा जारी किया गया। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। राजधानी है, शुंग वंश की राजधानी कहां थी? तो शुंगों की राजधानी याद रखेंगे, ये थी पाटलिपुत्र। सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन। कदम्ब राजवंश कहां था? कदम्ब वंश शासन करता था बनवासी में, बनवासी इनकी राजधानी थी। और चंदेलों की राजधानी महोबा हुआ करती थी। तो यहां पर देखें 4-3-2-1, तो 4-3-2-1 यानी ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। यहां पे देखें शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने की, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की, इसकी राजधानी पैठन थी। कदम वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की, इसकी राजधानी बनवासी थी। चंदेल वंश का संस्थापक ननुक था, इसकी राजधानी महोबा हुआ करती थी, बिल्कुल याद रखेंगे। इसकी राजधानी कहां थी? महोबा में हुआ करती थी, बिल्कुल याद रखिएगा। चले अगले क्वेश्चन पे। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। यूपीपीसीएल आरओ मेंस 2017 का क्वेश्चन है। सातवाहन काल में संस्कृत के साथ साथ प्रकृत और अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। कारण सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया था। क्या यह कारण था? बताइए क्या होगा सही जवाब। तो भाई यहां पर देखो, सातवाहन काल में संस्कृत के साथ साथ प्रकृत भाषा और अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ, बिल्कुल करेक्ट है। इसका कारण क्या था? सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना में, जैसे हाल ने क्या लिखा, गाथा सप्तशती प्रकृत भाषा में लिखा, संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को भी अपनाया। तो ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या प्रस्तुत करता है, बिल्कुल याद रखेंगे। चलिए, तो यहां ए आर दोनों सही है। सातवाहन शासक विद्या प्रेमी एवं विद्वानों के आश्रयदाता थे। सातवाहन काल में संस्कृत के साथ साथ प्रकृत व अन्य लोक भाषाओं का भी विकास हुआ था। सातवाहन शासकों के काल में हाल नामक राजा ने प्रकृत भाषा में गाथा सप्तशती की रचना की थी। इसी काल में गुणाढ्य ने 85 प्रकृत में बृहद कथा की रचना की थी। सर्ववर्मन ने संस्कृत भाषा में कातंत्र तथा यहां पर व्याकरण ग्रंथ की रचना की। और अंततः स्पष्ट है कि सातवाहन शासकों के शासनकाल में साहित्य रचना के लिए संस्कृत भाषा और लोक भाषाओं दोनों का प्रयोग किया गया। अब आते हैं इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्वाकु वंश, हालांकि माना जाता है कि यह वंश राजा राम से रिलेटेड था। राजा राम को भी इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय कहा गया है, यहां पर याद रखिएगा। बट देख लेते हैं स्रोत अभिलेख क्या है। तो पुराणों से जानकारी मिलती है, नारगजनी कुंडा के स्तूप अभिलेख से जानकारी मिलती है और हाथी गुफा अभिलेख में इक्ष्वाकुओं का उल्लेख है। पुराणों में इन्हें श्री पर्वतीय कहा गया है। सातवाहनों के पतन के पश्चात उदय इनका होता है। आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में इनका विस्तार था। इनकी राजधानी विजयपुरी में अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश से संबंधित बताए जाते हैं। शैव मत के समर्थक, किंतु वैष्णव तथा बौद्ध धर्म के बेहतर स्थिति में दिखाई देता है। महामेधवाहन इस वंश का, इक्ष्वाकु वंश का संस्थापक महामेधवाहन को नहीं माना जाता है, यहां पे याद रखिएगा। अन्य शासक वीर पुरुष दत्त सबसे श्रेष्ठ शासक, ठीक है। भाई थोड़ी सी क्लास डिस्टर्ब हो रही है अपनी।
चलिए, हरित पुत्र वीर, पुरुषदार, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, ये इनके रूलर्स के नाम मिलते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वती कहा गया है? अभी मैंने बताया इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु वंश के शासकों को क्या कहा गया है? श्री पर्वती कहकर संबोधित किया गया है। यहां पर बिल्कुल याद रखेंगे। चलिए भाई, तो यहां पर थोड़ा सा इसको याद रखेंगे। इक्ष्वाकुओं को कहते थे। इक्ष्वाकु वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वती कहा गया है। दक्षिण भारत में सातवाहनों के पतन के पश्चात एक नए वंश की उदय हुआ, जिसे इक्ष्वाकु वंश के नाम से जाना जाता है। लगभग तीसरी चौथी शताब्दी में कृष्णा नदी के पूर्वी घाटी में एक राजवंश राज करता था, जिसे राम के पूर्वज इक्ष्वाकुओं से अलग दिखाते हुए आंध्र इक्ष्वाकु कहा गया है, क्योंकि इनकी राजधानी विजयपुर आधुनिक नागार्जुनी कोंडा में थी। इस वंश को विजयपुरम इक्ष्वाकु के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? दशरथ, बृहद्रथ, खारवेल या फिर भुविष्ठ? तो यहां पर याद रखेंगे खारवेल का नाम इंपॉर्टेंट होगा। खारवेल, क्योंकि हाथी गुफा अभिलेख से पता चलता है कि कलिंग का राजा खारवेल था। इस खारवेल ने क्या किया था? तो पाटलिपुत्र पर आक्रमण करके वहां से जिनसेन की मूर्ति उठाकर कहां लाया था? वापस लाया था कलिंग। तो ये खारवेल के बारे में याद रखेंगे। कलिंग नरेश खारवेल को जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। खारवेल तथा उसकी हाथी गुफा प्रशस्ति दोनों ही जैन धर्मावलंबी थे। खारवेल ने जैन भिक्षुओं के आवास हेतु गुफाओं का निर्माण करवाया। इन्होंने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में जैन अहरतों के विश्राम हेतु 75 लाख मुद्राएं बेर कर एक भवन और स्तंभ का निर्माण करवाया था। खारवेल अगर आपसे पूछा जाए चेदी वंश से, कलिंग नरेश खारवेल निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है? देखो, वही चीज मैं कहने वाला था, चेदी वंश। इस चेदी वंश का संस्थापक कौन था भाई? संस्थापक का नाम मिलता है महामेधवाहन। महामेधवाहन इस वंश का संस्थापक था, बिल्कुल याद रखेंगे। महामेधवाहन इसका संस्थापक माना जाता है। कलिंग नरेश खारवेल चेदी वंश से संबंधित था। यह चेदी वंश के महान शासक थे, जो मगध के शासक बृहस्पति मित्र के विरुद्ध अभियान कर जैन तीर्थंकर शीतलनाथ की मूर्ति मगध लाने में सफल हुए थे। कलिंग के चेदी वंश से संबंधित जानकारी का मुख्य स्रोत खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है। इस अभिलेख से अप्रत्यक्ष रूप से यह पता चलता है कि चेदी वंश का संस्थापक महामेधवाहन नामक व्यक्ति था। दूसरा चीज, जो कलिंग का चेदी वंश है, जो ये शीतलनाथ की मूर्ति है, माना जाता है पहले ये कहां पे? तो ये मूर्ति हुआ करती थी कलिंग में, लेकिन महापद्मनंद ने आक्रमण करके कलिंग पर क्या किया था? इस मूर्ति को पाटलिपुत्र लाया था। पुनः खारवेल राजा होता है, यहाँ अटैक करता है और उस मूर्ति को पुनः वापस लाता है। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है किसके साथ? हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन के साथ इसका नाम जुड़ा हुआ है, बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख, इसी से हम लोग को खारवेल के विषय में जानकारी मिलती है। गिरनार स्तंभ अभिलेख किससे है भाई? तो ये रुद्रदामन से रिलेटेड है। रुद्र, यहां पर याद रखेंगे ये किससे है? तो ये आपका संबंधित हो जाता है किससे? रुद्रदामन। रुद्रदामन से रिलेटेड था, यहां पर याद रखेंगे। जूनागढ़ स्तंभ अभिलेख यही है, गिरनार कहिए या जूनागढ़, इसी रुद्रदामन से ही रिलेटेड है। रुद्रदामन एक ही अभिलेख का नाम है। सारनाथ अभिलेख, सारनाथ से कुषाणों के भी अभिलेख मिले।
अशोक का भी अभिलेख मिला है, अशोक का भी मिला है, तो यहाँ पे इन दोनों के अभिलेख मिले हुए हैं। राजा खारवेल का नाम हाथी गुफा अभिलेख से जुड़ा है। हाथी गुफा अभिलेख उदयगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। यह तिथि रहित लेख है। इस अभिलेख में जैन लोगों को ग्राम देने का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त इसमें दक्षिण के 3 राज्यों चोल, चेर, पांड्य और राजा खारवेल द्वारा पराजित किए जाने का वर्णन है। इसी में लिखा गया है कि खारवेल ने पांड्य राज्य पर आक्रमण कर, इसका एक नगर था पिथुंड, इस पिथुंड नगर में इसने क्या किया था, गधों से हल चलवाया था। हल चलवाए जाने का उल्लेख इसमें मिलता है। अगला देखते हैं इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक में देखें तो इनके विषय में जानकारी, हिंद यवन वंश, इसके विषय में जानकारी, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन प्रथम का, हाथी गुफा अभिलेख से जानकारी, रेह अभिलेख मेनांडर के रेह अभिलेख से, ठीक है, ये जानकारी मिलता है। गार्गी संहिता, अवदान कल्पलता क्षेमेंद्र की, यहां से। इसके अलावा अन्य ग्रंथों में विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस, जैन ग्रंथ परशिष्ट परमन, मिलिंद पन्हो, मालवी का अग्निमित्रम, ललित विस्तार और पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी से भी जानकारी मिलती है। हिंदयवन इंडो ग्रीक कहाँ के रहने वाले, बैक्ट्रिया के थे, ग्रीक नाम से ज्ञात है। 2री शताब्दी इस ईसा पूर्व में बैक्ट्रिया की स्थापना, बैक्ट्रिया में राजवंश की स्थापना हुई। सैन्य शासन यानी यूनानी भाषा में स्ट्रैटगोस यानी सैन्य शासन की शुरुआत भारत में पहली बार इन्होंने किया था। सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं का अंकन मिलता है, जैसे संकर्षण, वसुदेव, बलराम इत्यादि का। एंटियोकस तृतीय भारत के विरुद्ध 206 ईसा पूर्व में अभियान करता है। डेमेट्रियस, भारतीय अभियान की पुष्टि साहित्य स्रोतों से होती है कि डेमेट्रियस ने अभियान किया था। मिलेंडर सबसे प्रसिद्ध राजा हुआ, बौद्ध धर्म का फॉलोअर था। मिलेंडर के अन्य नाम क्या मिलते हैं, पुष्पनिंद्र, ठीक है, अलिनभग और यक्षकिमिस इसके नाम मिलते हैं। ईसा पूर्व 2री शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारतीय यूनानी राज्य था। तो भारतीय यूनानी राज्य, उसका नाम हुआ करता था बैक्ट्रिया, और यहीं से बैक्ट्रिया से क्या होता है, आपका माना जाता है कि जो आपके इंडो ग्रीक्स थे वो आपके भारत की ओर कूच करते हैं। बैक्ट्रिया ईसा पूर्व 2री शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में भारतीय यूनानी राज्य था। भारत के उत्तर पश्चिम हिस्से में यवन शासन बैक्ट्रिया की स्थापना हुई। यवन बैक्ट्रिया के शासक थे। इन यवनों को भारतीय यवन, हिंद यवन या बैक्ट्रियन ग्रीक कहा जाता है। यवन शासकों में सबसे प्रमुख शासक डेमेट्रियस था, जिसने संभवतः पुष्यमित्र शुंग के काल में भारत पर आक्रमण किया था। डेमेट्रियस कुल का अन्य महत्वपूर्ण शासक मेनांडर था। माना जाता है कि डेमेट्रियस का अटैक होता है, और डेमेट्रियस के अटैक के बाद जो डेमेट्रियस था, जब ये इंडिया पे अटैक करता है, तो पुष्यमित्र शुंग इस समय शासन कर रहा था कहां पे, पाटलिपुत्र। पुष्यमित्र शुंग जब पाटलिपुत्र में शासन कर रहा था, इसी दौरान कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग के पाटलिपुत्र शासन करने के दौरान जब डेमेट्रियस अटैक करता है, तो डेमेट्रियस साकेत तक चला आता है, लेकिन फाइनली फिर से वापस हो जाता है, हार जाता है, वापस होता है। दूसरी बार फिर से इनकी भिड़ंत होती है सिंधु नदी के तट पर। तब कहा जाता है अग्निमित्र का लड़का वसुमित्र, जो पुष्यमित्र शुंग का पोता था, वो क्या करता है, डेमेट्रियस को पराजित करता है। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो किस हिंदयवन शासक पर प्रकाश डालता है, तो यहाँ पे याद रखेंगे मेनांडर, या जिसे इतिहास में मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है, इसके विषय में प्रकाश डालता है। ठीक है, मेनांडर या मिलिंद कहा जाता है बौद्ध भिक्षु नागशे, जो डेमेट्रियस कुल था, डेमेट्रियस कुल या इंडो ग्रीक वंश का संस्थापक जो डेमेट्रियस था, इसकी राजधानी हुआ करती थी पुरुषपुर, पुरुषपुर, या जिसे वर्तमान समय में हम लोग पेशावर के नाम से जानते हैं। इनका कैपिटल हुआ करता था, ये कैपिटल, ये कैपिटल हुआ करता था, यहां पर इनका शासन चलता था। फाइनली इस वंश का सबसे फेमस रूलर होता है मिलिंद, जिसके विषय में जानकारी हम लोग को किससे मिलता है, मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो नामक किताब से हमें जानकारी मिलती है, जिसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन और इसके वार्तालाप को रखा गया है। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो में मेनांडर नामक हिंदयवन राजा प्रकाश पड़ता है। मेनांडर सबसे प्रसिद्ध यमन शासक था। इसने
नागसेन से बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की। मिलिंद पन्हो एक बौद्धिक रचना है जिसमें मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तरों का विवरण है। नागसेन ने मिनांडर को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। इसके विषय में जानकारी का एक स्रोत और है, उत्तर प्रदेश में आपका रेह अभिलेख मिला है कानपुर के पास से, वहां से भी इसके विषय में जानकारी मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? आईएएस 2005 का क्वेश्चन है, समसामयिक नहीं थे। तो भाई जाहिर सी बात है इसमें मिलिंद इनके समसामयिक नहीं थे, क्योंकि देखिए बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत। बिंबिसार मगध का राजा हुआ करता था और इसी के समय गौतम बुद्ध ने क्या किया, इसमें बौद्ध धर्म का प्रचार की, बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं इसी के समय। और प्रसेनजीत कहां के? कोशल के राजा, कोशल के राजा प्रसेन। ये तीनों समकालीन है, लेकिन मिलिंद कहां पे आता है? तो मिलिंद कहा जाता है ये पोस्ट मौर्य पीरियड में आपके इंडो ग्रीक वंश से संबंधित हुआ करता था, बिल्कुल याद रखेंगे। मिलिंद अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था। मिलिंद या मिनांडर प्रसिद्ध इंडो यूनानी शासक थे। बौद्ध साहित्य में मिलिंद नाम से प्रसिद्ध है बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा इसके संवाद को मिलिंद पन्हो में रखा गया है। बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था, इसके साथ साथ मगध पे शासन किया। इसकी राजधानी गिरिवज्र थी। वह गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत का समकालीन था। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है, यानी व्यापारिक मार्गों पर के विषय में कोई जानकारी नहीं देता है। तो भाई यहां पर देखिए संगम साहित्य व्यापारिक मार्गों के विषय में जानकारी प्रदान करता है, यहां पर याद रखेंगे यह व्यापारिक मार्गों की जानकारी प्रदान करता है। जातक कथाओं से भी व्यापारिक मार्गों की, लेकिन मिलिंद पन्हो से व्यापारिक मार्गों की जानकारी नहीं मिलती है, क्योंकि ये पूरी तरह से धार्मिक बुक है और मेनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच हुए वार्तालाप को इसमें रखा गया था, बिल्कुल याद रखेंगे। यहां पर देखिए मिलिंद पन्हो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों के संबंध में मौन है, क्योंकि मिलिंद पन्हो पाली भाषा में लिखा गया महत्वपूर्ण बौद्ध साहित्य है। इस ग्रंथ से ईसा की प्रथम 2 शताब्दियों के भारतीय जीवन के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। ग्रंथ में यूनानी राजा मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य बौद्ध मत पे वार्तालाप का वर्णन है। इस ग्रंथ में बौद्ध दर्शन से संबंधित जानकारियां जैसे अनात्मवाद, कर्म और पुनर्जन्म, निर्वाण इत्यादि का वर्णन मिलता है। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया, पहली बार यहां पर हम लोग कहें सैन्य शासन, ठीक है। मिलिट्री शासन या सैन्य शासन की शुरुआत किसने की थी? तो मैंने पहले ही बताया था इंडो ग्रीक, ग्रीकों द्वारा, इंडो ग्रीक्स के द्वारा भारत में पहली बार मिलिट्री राज की शुरुआत की गई थी। भारत में सर्वप्रथम ग्रीक यानी यूनानियों द्वारा सैन्य शासन व्यवहार में लाया गया। ग्रीक इसके शासक के लिए शासक सेनानियों की नियुक्ति करते थे, जो यूनानी भाषा में क्या कहलाते थे? स्ट्रेटगोस कहलाते थे। सैनिक शासकों की आवश्यकता विजित प्रदेशों और क्षेत्रों पर राजाओं का प्रभाव स्थापित करने के लिए किया जाता था, बिल्कुल याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मेनांडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए? 16 सिक्के। हालांकि वैसे तो मेनांडर के सिक्के हम लोग को गंगा घाटी में भी मिलते हैं, उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों से प्राप्त हुए हैं, पंजाब से मिले हुए हैं, ठीक है। तो इन क्षेत्रों पर महाराष्ट्र से मिले हुए हैं, लेकिन साथ साथ इसके सिक्के राजस्थान, मध्य प्रदेश से भी पाए गए हैं। बैराट, ये देखिए बैराट, बैराट यानी कि विराट, विराट नगर कहां पड़ता है भाई? राजस्थान। राजस्थान से इसके सिक्के प्राप्त किए गए हैं, याद रखेंगे, ठीक है। कहां से? विराट नगर से इसके सिक्के प्राप्त किए गए हैं, बिल्कुल याद रखिएगा। बैराट नामक स्थल से शासक मिनांडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए। वर्तमान में बैराट विराटनगर राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। मिनांडर ग्रीक शासक था। इसने 150 ईसा पूर्व में राजस्थान पे आक्रमण किया था। ये बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। इन्हें नागसेन द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित किया गया। निम्न शासकों में से किसके सिक्कों पे संकर्षण एवं वासुदेव दोनों को अंकित है? संकर्षण और वासुदेव दोनों का अंकन
निम्नलिखित में से किसके सिक्कों पर यहां पर मिलता है हम लोग को देखना है। तो हुविस्क, कनिष्क, समुद्रगुप्त या अगाथोक्लीज। तो अगाथोक्लीज इंडो ग्रीक रूलर, इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक रूलर, इसके सिक्कों पर हम लोग को क्या मिलते हैं, यहां पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों के अंकन प्राप्त होते हैं, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक के सीसे के सिक्के जारी किए थे, स्ट्रैटो द्वितीय, स्ट्रैटो प्रथम, डेमेट्रियस या फिर मिनांडर। तो यहां पर यूपीपीसीएस 2014 का क्वेश्चन है। इन हिंद यवन शासक जिसने सीसे के सिक्के, हालांकि ये काफी बाद में ये सीसे के सिक्के जारी किए गए थे, याद रखेंगे। तो यहां पर स्ट्रैटो द्वितीय, स्ट्रैटो सेकंड क्या करता है, सीसे के सिक्के जारी करता है। हिंद यवन शासक स्ट्रैटो सेकंड ने सीसे के सिक्के जारी किए। इसका शासनकाल 25 ईसा पूर्व से 10 ईस्वी तक माना जाता है। यह हिंद यवन वंश के महान शासक मेनांडर का पुत्र था। इसके शासनकाल में यूथिडेमस साम्राज्य का पतन हो गया, याद रखेंगे। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिय शब्द किसका घोतक है, आईएएस 1995 का क्वेश्चन है ये, तो याद रखेंगे काली मिर्च। काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर को यवन प्रिय कहा जाता था, क्योंकि यवन के जो जो ग्रीक रूलर्स थे, जो ग्रीक राज्य थे, जो ग्रीक देश था, वहां पर भारत की और दक्षिण पूर्व एशिया में जो मसालों की खेती होती थी, उन मसालों में सबसे अधिक डिमांड किसकी होती थी, ब्लैक पेपर की, काली मिर्च की। ये लोग काफी इसे पसंद करते थे। स्पेशल जो पहले की जो रेड मीट होता था, उसे खाने के लिए ठंडे प्रदेशों में काली मिर्च का प्रयोग ज्यादा होता है। तो चूंकि इनकी डिमांड ज्यादा थी, इसलिए काले मिर्च को यवन प्रिय कहकर ही संबोधित किया गया है, बिल्कुल याद रखेंगे। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में यवन प्रिय शब्द काली मिर्च का घोतक संकेतक है। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक भारत और रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे। रोमन व्यापारी भारत से बड़े पैमाने पर काली मिर्च और अन्य मसालों का व्यापार करते थे। चलिए अब देख लेते हैं शक वंश, शकारूलस। शक वंश के बारे में बता दूं आपको, यहां पर भारत में शकों की 5 शाखाएं मिलेंगी। एक अफगानिस्तान के शक थे, एक तक्षशिला की शाखा थी, एक मथुरा की शाखा थी, एक उज्जैन की शाखा थी, उज्जैन या मालवा कहा जाता है, और एक नासिक की शाखा। ये आपकी कुल 5 शाखाएं थी। इनको क्या कहते थे, इनको आपका कहा जाता है पूर्वी शक छत्रप, और इन्हें कहा जाता है पश्चिमी शक छत्रप के नाम से जाना जाता था। ठीक है। रामायण महाभारत पुराण में वर्णन, जूनागढ़ शिलालेख, रुद्ररावण का नासिक तथा जुन्नार गुहालेख, गार्गी संहिता, देवी चंद्रगुप्तम, काव्य मीमांसा, राजशेखर की बैक्टीरिया तथा परथिया पे अधिकार किया। सिंध प्रदेश को शक द्वीप कहा जाता है, शकों ने सबसे पहले सिंध प्रदेश पे अधिकार किया था। 78 ईसा पूर्व में उज्जैन पर आक्रमण, यहां पर याद रखेंगे। 57 ईसा पूर्व में विक्रमादित्य द्वारा पराजित, शकों की पराजय के पश्चात विक्रम संवत की शुरुआत, उत्तरी क्षत्रप तथा पश्चिमी क्षत्रप में विभाजन, तक्षशिला उत्तरी क्षत्रप की राजधानी, ठीक है, मथुरा पश्चिमी क्षत्रप की राजधानी, माओश, ठीक है, यहां पर कहा जाता है कि शक वंश का एक राजा था, प्रथम शक शासक माओश, ये यहां से नहीं तक्षशिला से बिलोंग करता था। पुष्कलावती या कपिशा तथा मथुरा तक राज्य विस्तार, नहपाल सबसे प्रसिद्ध राजा, चष्टन उज्जैन के शक क्षत्रप वंश का संस्थापक, ठीक है, सबसे प्रतापी राजा, फेमस राजा रुद्ररावण प्रथम। जूनागढ़ अभिलेख इसके विषय में जानकारी देता है। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया, बिना बेगार के यानी बिना पैसा लिए किसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया।
ठीक है, तो यहां पर इस चीज को याद रखेंगे। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? बिना बेगार लिए रुद्रदामन। और रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि इसने बिना बेगार यानी कि विष्टि कर लिए, बिना विष्टि कर लिए इसने क्या किया था? यहां पर इसका निर्माण, जीर्णोद्धार यानी कि मरम्मत करवाने का काम किया था। बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार रुद्रदामन प्रथम ने करवाया। रुद्रदामन के समय सुविशाख के निर्देशन में इस झील का पुनः निर्माण हुआ था। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि रुद्रदामन ने गिरनार के निकट सुदर्शन झील की मरम्मत बिना बेगार लिए करवाई थी, जो कि मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर बनवाई गई थी। कार्मदमक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए? अति दुर्लभ यानी कि जो बहुत कम मात्रा में, कार्दमक। तो कार्दमक वंश यहां पे याद रखेंगे, जो उज्जैन के शक थे, इन्हें क्या कहा जाता है? इनके वंश का नाम था कार्दमक। ये कार्दमक वंश के नाम से जाने जाते हैं। इन लोगों ने तांबे के बहुत कम सिक्के जारी किए थे, इसलिए इनके तांबे के सिक्के को अति दुर्लभ सिक्के कहा जाता है। बिल्कुल याद रखेंगे। कार्दमक क्षत्रियों ने ताम्र धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए। कार्दमक शासक चेस्टर ने रजत एवं ताम्र दोनों धातुओं की मुद्राएं प्रचलित की, किंतु प्रश्न में अति दुर्लभ सिक्कों का विषय में पूछा गया है, अतः इसका उत्तर ताम्र होगा, क्योंकि कार्दमक क्षत्रपों ने ताम्र की अति अल्प मुद्रा प्रचलित किया था, इसलिए ताम्र मुद्रा के लिए अति दुर्लभ शब्द का प्रयोग किया गया। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? काठियावाड़, रुद्रदामन के, अशोक के, या राजेंद्र प्रथम के? जाहिर सी बात है काठियावाड़। काव्यात्मक शैली में लिखा गया रुद्रदामन का जूनागढ़ या फिर गिरनार अभिलेख ही, इसे जो कहां से मिला है? काठियावाड़। आप लोग को बता चुका हूं कि गुजरात के इस सेक्शन में हम लोग जब पढ़ते हैं तो क्या हो जाता है भाई, यहां पर एक चीज याद रखेंगे, जब हम लोग गुजरात के इस सेक्शन के बारे में पढ़ते हैं तो यहां पर हम लोग को देखें तो ये जो सेक्शन होता है ये कच्छ है, और ये क्या कहलाता है? काठियावाड़। ये काठियावाड़ वाला सेक्शन कहलाता है, याद रखेंगे। ठीक है, ये काठियावाड़ वाला सेक्शन होता है, यहीं से गिरनार अभिलेख मिला हुआ है। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना काठियावाड़ रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। यह संस्कृत का पहला अभिलेख है, लेकिन याद रखेंगे संस्कृत का नहीं, विशुद्ध संस्कृत। विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया प्रथम अभिलेख। अगर प्रथम संस्कृत अभिलेख, संस्कृत भाषा का पहली बार प्रयोग कहां हुआ है? धनदेव, धनदेव के अयोध्या अभिलेख में किया गया है। ये बिल्कुल याद रखेंगे, अभिलेख में किया गया है। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन है? जाहिर सी बात है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, जो गुजरात से मिला है। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन करेक्ट जवाब होगा। भीतरी स्तंभलेख किससे है भाई? स्कंद गुप्त से है। ये स्कंद गुप्त का है, जो उत्तर प्रदेश में गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट से प्राप्त है, याद रखेंगे। नासिक किसका है? तो नासिक अभिलेख गौतमी पुत्र सातकर्णीय से रिलेटेड है। सांची अभिलेख अशोक से रिलेटेड है, याद रखेंगे। जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन है। रुद्रदामन उज्जैन के शकों में सबसे प्रसिद्ध शासक थे। इनके विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत संस्कृत भाषा का प्रथम बड़ा अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख है। यह चंपू शैली में लिखा गया है, जिसमें गद्य एवं पद्य दोनों का प्रयोग हुआ है। क्लियर? अगला चलते हैं। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने करवाई थी? सभी को पता है रुद्रदामन। निर्माण, इस झील का निर्माण किसने करवाया था? तो इस झील के निर्माण के तौर पर नाम आता है किसका? तो याद रखेंगे निर्माणकर्ता के तौर पर नाम आता है चंद्रगुप्त मौर्य का। जीर्णोद्धार कराने वाले 3 शासक थे। सबसे पहले अशोक ने यहां से नहरें निकलवाई,
रुद्रदामन ने मरम्मत कराई और फिर स्कंदगुप्त ने भी इसकी मरम्मत करवाई थी, बिल्कुल याद रखेंगे। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत रुद्रदामन ने करवाई। रुद्रदामन पश्चिमी क्षत्रप वंश का एक शक राजा था जो सर्वाधिक योग्य था। इसका शासनकाल 130 से 150 ईस्वी माना जाता है। रुद्रदामन के विषय में विस्तृत जानकारी जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख से मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख से ही उसे पृष्ठराज प्रतिष्ठापक कहा गया है। इसने चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री द्वारा बनवाई गई सुदर्शन झील की पुनः निर्माण भी करवाया था, याद रखेंगे। अब देख लेते हैं क्या, अब देखते हैं पार्थियन या पहलव और कुषाण वंश अभिलेखों के स्रोत में पंजतर अभिलेख, तक्षशिला अभिलेख, तख्तेबही अभिलेख, नासिक गुहा अभिलेख। संस्थापक मिथ्रेडेटस, राजधानी तक्षशिला, निवासी ईरान। पर्थियन मिथ्रेडेटस प्रथम संस्थापक, सबसे प्रसिद्ध पर्थियन शासक, सिंधु तथा झेलम के क्षेत्र पर अधिकार। माउस एजेज प्रथम तथा द्वितीय इस वंश के शासक। ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस इसी के समय आया। गुंडू फर्नीज, तख्तेबही अभिलेख, फारस में नाम, विंदर्फन, देवव्रत की उपाधि और कुषाणों द्वारा साम्राज्य का अंत। कुषाण वंश स्रोत सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख, श्री धम्म पिटक निदान सूत्र, राजतरंगड़ी कल्हड़ की, मूल स्थान चीन तुर्कमेनिस्तान। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कन्फ्यूशियस। सर्वप्रथम भगवान बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण इन्हीं के समय हुआ। गांधार तथा मूर्ति शिल्प कला का शुरुआत हुआ। कुजुल कन्फ्यूशियस इस वंश का संस्थापक, तांबे के सिक्के चलाए, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। बिम कन्फ्यूशियस बौद्ध धर्म का अनुयायी, देवपुत्र की उपाधि, सम्राटों का सम्राट की उपाधि। कनिष्क शक संवत की शुरुआत, चतुर्थ बहुसंगीति का आयोजन, पेशावर को और मथुरा को राजधानी, पेशावर में स्तूप तथा बिहार का निर्माण, कनिष्कपुरम नामक नगर की स्थापना। भारत में पार्थियन साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन किसे माना जाता है? पार्थियन साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक तो पर्थियन साम्राज्य है यहाँ पे। तो पर्थियन साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसको? मिथ्रेडेटस। यहाँ पर किसको माना जाएगा भाई? मिथ्रेडेटस को यहाँ पर पार्थियन साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। भारत में पार्थियन साम्राज्य का संस्थापक मिथ्रेडेटस था। पार्थियन लोगों का मूल निवास स्थान ईरान था। भारतीय स्रोतों में इन्हें पहलो या पहलो सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन हुआ? गोंडो फर्नीज हुआ। निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? कुजुल कन्फ्यूशियस, बिम कन्फ्यूशियस, कनिष्क प्रथम या फिर हुइस्क? ये सारे के सारे कुषाण वंश के राजा हैं। इनमें से किसने पहली बार सोने के सिक्के जारी करने वाला कुषाण राजा कौन था, ये बताना है। बताइए जरा, कमेंट करिए। तो भाई यहां पर देखें, यहां पर कौन होगा? बिम कन्फ्यूशियस। बिम कन्फ्यूशियस पहला कुषाण राजा था जिसने गोल्ड क्वाइन इशू किए थे, बिल्कुल याद रखेंगे। बिम कन्फ्यूशियस को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है। यह कुजुल कन्फ्यूशियस का उत्तराधिकारी था। इसने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए। इसके सिक्कों पर एक और यूनानी लिपि तथा दूसरी ओर खरोष्ठी लिपि। इसको सिक्कों पर इंपॉर्टेंट है शिव नंदी त्रिशूल इत्यादि का अंकन भी प्राप्त होता है। इस कारण कुछ इतिहासकार इसे शैव धर्म का उपासक भी कहते हैं। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? तो यहां पर याद रखेंगे कुषाण राजा कनिष्क का राज्याभिषेक 78 AD में, 78 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक होता है। और यहीं से इसकी शुरुआत हो जाती है किसकी? तो यहां पर याद रखेंगे शक संवत। इसी तिथि से शक संवत की शुरुआत भी मान ली जाती है, बिल्कुल याद रखेंगे। कुषाण राजवंश के संस्थापक की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर से संधि के पश्चात मौर्य साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार अफगानिस्तान तक हो गया था। काबुल एवं कंधार इसके अभिन्न हुए। कुषाण वंश के सबसे प्रभावशाली शासक कनिष्क का साम्राज्य विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर उत्तर में चीन एवं तूफान तक ये अलग है। ठीक है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का यहां पर आपको बताना है कि इसकी शुरुआत किस तिथि से मानी, ग्रेगोरियन कैलेंडर के आधार पर यहां पर कब से मानी जाती है, बताएं।
बताइए भाई। तो यहां पर देखिए 22 मार्च अथवा 21 मार्च, यहां पर देखिए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग में एक चैत्र हिंदू धर्म के अनुसार क्या हो जाता है, 22 मार्च या 21 मार्च लीप ईयर में और विदाउट लीप ईयर। जैसे शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की तिथि 22 मार्च अथवा 21 मार्च के अनुसार है। चैत्र भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का एक माह है, पहला माह है, प्रथम माह है। शक संवत को 78 ईस्वी में कनिष्क ने प्रारंभ किया। यह संवत प्रत्येक वर्ष मार्च की 22 तारीख को शुरू होता है और इस दिन सूर्य विषुवत रेखा के ऊपर होता है। इस कारण दिन तथा रात बराबर समय होते हैं। लीप ईयर होने पर शक संवत 21 मार्च को शुरू होता है तथा उसमें 366 दिन होते हैं। भारत में इस संवत का प्रयोग वराह मिहिर द्वारा 500 ईस्वी में किया जा रहा था, जो आज भी निरंतर चल रहा है। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो कनिष्क का राजा कब बना? तो ये राजा बनता है 78 ईस्वी में। तो जाहिर सी बात है राजा बनते ही तो इसने बौद्ध प्रतिमा अभिलेख को अंकित नहीं कराया होगा। तो इसने बौद्ध प्रतिमा अभिलेख कब अंकित करवाया? तो ये याद रखेंगे, ये 81 ईस्वी की है। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि 81 ईस्वी है। 81 ईस्वी में इसने अंकित करवाया। सारनाथ से कुषाण काल के बोधिसत्व की एक विशाल मूर्ति प्राप्त हुई है। यह मूर्ति खड़ी मुद्रा में है। खड़ी मुद्रा यानी कि अभय आसन मुद्रा में है। एक पद्मासन मुद्रा जो बैठे हुए होती है, एक अभय आसन जो खड़ी मुद्रा में होती है। इस मूर्ति पर लिखे अभिलेख से स्पष्ट होता है कि वाराणसी के महाक्षत्रप खरपल्लाल ने दान देकर यहां बोधिसत्व की प्रतिमा और छत्र यष्टि स्थापित करवाई थी। कनिष्क संवत की तिथि 78 ईस्वी है, जो कनिष्क के राज्यारोहण के समय से प्रारंभ होता है। कनिष्क ने अपने शासन के तीसरे वर्ष में सारनाथ की बौद्ध प्रतिमा पर अभिलेख उत्कीर्ण करवाया था। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की? तो भाई कनिष्क के टाइम चौथी बौद्ध संगीति होती है जिसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं वसुमित्र। वसुमित्र ये बनाए गए अध्यक्ष। और यहां पर एक उपाध्यक्ष, इसी संगीति में एक उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। अश्वघोष को उपाध्यक्ष बनाया गया था। संगीति सभी को पता है, कश्मीर के कहां पर? कुंडल वन में इसका आयोजन किया गया था। कश्मीर के कुंडल वन में इसका आयोजन किया गया था, बिल्कुल याद रखेंगे। और यहीं पर बौद्ध धर्म दो संप्रदायों हीनयान और महायान में डाइवर्ट हो जाता है। कश्मीर कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। अध्यक्षता वसुमित्र ने और इसके उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो वर्गों में हीनयान महायान में डिवाइड हो जाता है। कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर वहां कनिष्कपुरम नामक नगर बसाया। इसे द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। कनिष्क कला और संस्कृति और साहित्य का महान संरक्षक था। इसके समय गांधार एवं मथुरा कला शैलियों का सूत्रपात हुआ। इसके दरबार में चरक, वसुमित्र, पारश्व, अश्वघोष जैसे विद्वान रहा करते थे। निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था? ये देखिए विद्वानों का नाम है। तो अश्वघोष उसके दरबार में थे, चरक थे, नागार्जुन थे, लेकिन पतंजलि नहीं थे। पतंजलि, यहां पर अगर पतंजलि की बात करें तो इनका संबंध किससे है? तो पुष्यमित्र शुंग के दरबार से संबंधित बताए जाते हैं पतंजलि, बिल्कुल याद रखेंगे। पतंजलि कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के दरबार से संबंधित थे, जिन्होंने योग सूत्र और महाभाष्य जैसी किताबों की रचना की। निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? हड़प्पा सभ्यता, चित्र धूसर मृदभांड, कुषाण गांधार कला, मुगल अजंता चित्रकारी, मराठा पहाड़ी चित्र शैली। तो भाई इसमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें कुषाणों के समय गांधार कला का विकास हुआ। ये आपका क्या है? बिल्कुल करेक्टली
मैच्ड है, यहां पर याद रखेंगे। ठीक है, यहां पर देखिए दिए गए युगों में से 20 सही सुमेलित है। कुषाण गांधार कला शैली से संबंधित है। इसके ऊपर ग्रीक रोमन वास्तुकला का प्रभाव देखने को मिलता है। गांधार कला शैली की अधिकांश मूर्तियां पेशावर और मथुरा क्षेत्र में प्राप्त हुई हैं। कुषाणकालीन कुछ प्रमुख मूर्तियां जैसे गजलक्ष्मी तथा अर्धनारीश्वर, गजलक्ष्मी की ऊंचाई 122 मीटर और अर्धनारीश्वर में बायां भाग महिला का तथा दायां भाग पुरुष का दर्शाया गया है। निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? यानी कि दैनिक जीवन के लेन देन में स्वर्ण सिक्कों के प्रयोग की शुरुआत किस शासक द्वारा किया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो यहां पर याद रखेंगे दैनिक जीवन में स्वर्ण सिक्कों के लेन देन के लिए शुरुआत करता है बिम कटफिसेस। बिम कटफिसेस द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। बिम कटफिसेस ने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था। बिम कटफिसेस एक कुषाण सम्राट था जिसने लगभग 64 से 78 तक शासन किया। यह तांबे और चांदी के सिक्कों के अतिरिक्त सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला कुषाण सम्राट था। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हो गई? सभी को पता है, कश्मीर के कुंडल वन में। कुंडल वन में क्या किया गया था? कुंडल वन में इसका आयोजन किया गया था। कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कहां पे? कश्मीर के कुंडल वन में हुआ। इस संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष। संगीति में बौद्ध धर्म 2 शाखाओं हीनयान और महायान में बट जाती है, बिल्कुल याद रखेंगे। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई कब से? मौर्य काल में, कुषाण काल में, गुप्त काल में, हर्षवर्धन के काल में। बाल विवाह, क्या इसके पहले? अकॉर्डिंग बाई ऑप्शन बताना है, अकॉर्डिंग बाई ऑप्शन। हालांकि ये प्रश्न विवादित है, लेकिन फिर भी यहां पर बाल विवाह की अगर बात करें तो कुषाणों के टाइम में हमें बाल विवाह देखने को, हालांकि देखो मौर्य काल में भी बाल विवाह होता था। बाल विवाह, हालांकि अर्थशास्त्र में कहा गया है कि बाल विवाह सामान्यतः प्रचलन में नहीं था, लेकिन पोस्ट गुप्ता पीरियड में आकर यह माना जाता है बाल विवाह प्रचलित हो गया था, बाल विवाह होने लगे थे। कुषाणों के टाइम इसकी ख्याति बढ़ गई, गुप्त काल में तो पूरी तरह से चलने लगा। बाल विवाह की प्रथा कुषाण काल से प्रारंभ हुई। इस काल में 8 से 10 वर्ष तक की कन्या को विवाह के लिए उपयुक्त माना जाता था। इस प्रकार स्त्रियों में उपनयन की समाप्ति तथा बाल विवाह के प्रचलन से समाज में स्त्रियों की स्थिति अत्यंत, हालांकि उपनयन संस्कार तो उत्तर वैदिक काल में ही बंद कर दिया गया था। स्त्रियों का, स्त्री का उपनयन संस्कार उत्तर वैदिक काल में ही बंद कर दिया गया था। निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रवात अभिलेख में नहीं है? श्रावस्ती, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र या फिर चंपा। कनिष्क का एक अभिलेख मिला है, कहां से? रवात से। रवात से इसका एक अभिलेख मिला है। उस अभिलेख में किस नगर की चर्चा नहीं है? तो रवात अभिलेख में जैसे देखिए श्रावस्ती की चर्चा नहीं की गई है, पाटलिपुत्र का उल्लेख है, कौशाम्बी का है, चंपा का भी उल्लेख प्राप्त होता है। श्रावस्ती नगर का उल्लेख कनिष्क के रवात अभिलेख में नहीं है, जो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से मिला है। अभिलेख में 4 शहरों का उल्लेख किया गया है, साकेत, कौशाम्बी, चंपा और पाटलिपुत्र। ये कहां पे? अफगानिस्तान से पाया गया है। 1993 में प्राप्त हुआ यह अभिलेख है। अभिलेख यूनानी लिपि तथा बैक्ट्रियन भाषा में उत्कीर्ण है। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पांचाउ, पानयांग, सी हुआंग या होटी। इसमें से किस चीनी जनरल, हालांकि बाद में कनिष्क ने उसे फिर से पराजित कर दिया था, तो इसमें पूछा गया है, तो याद रखेंगे पांचाउ। पांचाउ ने क्या किया था? कनिष्क को पराजित किया था। चीनी जनरल पांचाउ ने कनिष्क को हराया था। चीनी इतिहासकार युद्ध का कारण यह बताते हैं कि कनिष्क ने चीनी सेनापति के पास अपना एक दूतमंडल भेजकर हान राजकुमारी से विवाह की मांग की थी। पांचाउ ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। इस पर रुष्ट होकर कनिष्क ने उसके राज्य पर चढ़ाई कर दी थी, परंतु कनिष्क असफल रहा था तथा पांचाउ ने इसकी सेना को पराजित कर दिया। अश्वघोष किसके समकालीन था? अश्वघोष
किसके समकालीन माने जाते हैं? तो यहाँ पे याद रखेंगे अश्वघोष किसके दरबार से? कनिष्क के दरबार से बिलोंग करते थे। इसी के हर्षवर्धन के टाइम वेनसॉन्ग एंड वाणभट्ट इनके समय हुए थे, जिन्होंने हर्षचरित की रचना की थी। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के कालिदास जो फेमस है, मैं उनके नाम बता रहा हूं, कालिदास इनके समय हुए। ठीक है। अशोक के समय जैसे एक नाम आप लिख सकते हैं राधा गुप्त। ये क्या थे? ये राधा गुप्त अशोक के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ठीक है। अष्टघोष कनिष्क का समकालीन था। इसने प्रसिद्ध बौद्ध महाकवि एवं दार्शनिक थे। इन्होंने बुद्ध चरित्र, सौंदरानंदम, गंडी स्तोत्र गाथा तथा सरित पुत्र प्रकरणम आदि जैसे ग्रंथों की रचना की। ये कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वनकस्मी में आयोजित द्वितीय गौ संगीति के उपाध्यक्ष भी थे। विक्रम संवत कब से प्रारंभ होता है? विक्रमी संवत 57 बीसी, याद रखेंगे। माना जाता है मालवा के शक हुआ करते थे। मालवा के शकों को हराने के उपलक्ष्य में, शकों को यहां पे याद रखेंगे, को हराने के बाद एक रूलर हुआ करता था विक्रमादित्य। ये विक्रमादित्य प्रथम था। इसने क्या किया था? माना जाता है कि 57 बीसी में इसने मालवा के शकों को पराजित करके शक संवत, यहां पर याद रखें, सॉरी, विक्रम संवत या मालव संवत की शुरुआत करता है। विक्रमी एरा या मालव एरा की शुरुआत करता है। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में इतिहासकारों के अनुसार उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने शक शाकों पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में इस संवत को प्रारंभ किया। यह एक चंद्र कैलेंडर है। 9वीं शताब्दी से पहले कृत और मालव के नाम से जाना जाता था। इसे कृत संवत के नाम से भी जानते हैं। 3 नाम है, विक्रमी संवत, मालव संवत या फिर इसे कृत संवत के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है। मुस्कान, गुड इवनिंग है भाई, कहां रह गए थे आज आप लोग? काफी लेट आई। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं था? तो यहां पे याद रखेंगे अश्वघोष थे, पार्श्व थे, वसुमित्र थे, विशाख दत्त यहां से नहीं, ये गुप्त काल में हुए थे। गुप्त काल से संबंधित कवि थे विशाख दत्त, जिन्होंने देवी चंद्रगुप्तम नामक किताब लिखा। इन्होंने विशाख दत्त ने देवी चंद्रगुप्तम नामक किताब लिखी है। साथ साथ इन्होंने एक और फेमस किताब लिखी, मुद्रा राक्षस, और देवी चंद्रगुप्तम जैसे पुस्तक के ऑथर है। विशाख दत्त कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं थे। विशाख दत्त गुप्त काल का एक प्रसिद्ध नाटककार थे। इन्होंने मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्ता नामक नाटकों की रचना की। दोनों ग्रंथ राजनीतिक घटनाओं पर आधारित हैं। कथन 1 और कथन 2, कनिष्क ने पेशावर में एक स्तूप और विहार बनवाया, और पेशावर के स्तूप और विहार की खुदाई में बुद्ध और कनिष्क की मूर्तियां मिली है, न कि इंद्र और ब्रह्मा की। तो यहां पर कथन का चयन करना है कि कौन सा कथन आपका इसमें सही है। तो यहां पर बच्चे देखें, यहाँ पे मुस्कान डी कह रही है, इस क्वेश्चन का नहीं, मुझे लग रहा है पिछले क्वेश्चन का आंसर दे रही है मुस्कान। तो भाई यहां पर देखें, इसका ए करेक्ट जवाब होगा। दोनों कथन सही है। कनिष्क ने पेशावर में एक स्तूप और विहार का निर्माण करवाया। वेनसॉन्ग और फाहियान ने इसका उल्लेख किया हुआ है। पेशावर के स्तूप और विहार की खुदाई में बुद्ध और कनिष्क की मूर्ति मिली है, बिल्कुल करेक्ट है। इंद्र और ब्रह्मा की नहीं मिली है, ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, यानी कि इसका कहना बिल्कुल करेक्ट है कि ये मूर्तियां यहां से नहीं पाई गई हैं, बिल्कुल नहीं मिली है। कनिष्क कुषाण वंश का महान शासक था। इसने अपने जीवन में बौद्ध धर्म को अपनाया और इसका अधिक प्रचार प्रसार किया। इसने पेशावर के समीप एक स्तूप एवं विहार का निर्माण करवाया।
स्तूप की खुदाई के दौरान यहाँ बुद्ध एवं कनिष्क की मूर्तियां मिली है। बुद्ध और कनिष्क दोनों की मूर्तियां पाई गई हैं। कनिष्क ने कुषाण साम्राज्य की स्थापना, इसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर, दूसरी राजधानी मथुरा हुआ करती थी। इस साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक उजुल कड़फिसेस थे। कनिष्क के शासनकाल के समय कुषाण साम्राज्य का अधिक विकास हुआ था। इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार अफगानिस्तान तक किया। अशोक के बाद कनिष्क शासनकाल के दौरान ही बौद्ध संप्रदाय का सबसे अधिक प्रचार प्रसार हुआ था। चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है भाई? 2023 यूपीपीसीएस 2023 है। और चरक जो चिकित्सा शास्त्र पर लिखा गया एक किताब है चरक संहिता, लेखक कौन है? चरक। और किस पे लिखा है? काय चिकित्सा, चिकित्सा शास्त्र पर लिखी गई यह बुक है चरक संहिता, याद रखेंगे। इसमें पूछा गया है कितने अध्याय और खंड इसमें शामिल थे, बताओ भाई। मुस्कान, मुस्कान बताओ इसका सही जवाब क्या होगा? तो भाई यहां पर बिल्कुल याद रखेंगे 120 अध्याय और 8 खंडों में यह किताब विभाजित है। चरक संहिता 120 अध्याय और 8 खंडों में विभाजित। चरक संहिता आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह संस्कृत भाषा में रचित है। चरक कुषाण राज्य के राजवैद्य थे। चरक संहिता में रोगनाशक और रोग निरोधक दवाओं के बारे में बताया गया है। इस संहिता में सोना, चांदी, लोहा, पारा जैसी धातुओं के भस्म के वर्णन का भी उल्लेख है। कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नलिखित उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर इंगित करें। ठीक है, अश्वघोष, कालिदास, कंबन और वसुमित्र। तो भाई यहां पर देखिए वसुमित्र यहां पर लिखा गया है। कनिष्क के समकालीन, अगर कनिष्क के इक्वल देखा जाए कौन हुआ था, तो एक नंबर तो बिल्कुल कंफर्म है कि एक नंबर, और एक नंबर के साथ आपको या तो कवि कंबन साउथ से बिलोंग करते थे। ठीक है, तमिल रामायण किसने लिखा है? तमिल रामायण लिखने वाले थे कवि कंबन। तमिल रामायण के लेखक हैं कवि कंबन। इन्होंने ई रामावतारम, ई रामावतारम नाम से किताब लिखी है, जिसको तमिल रामायण कहा जाता है। अश्वघोष इसके दरबार से बिलोंग करते थे, बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, और वसुमित्र माना जाता है, यहां पर वसुमित्र भी क्या थे? इसके दरबार से बिलोंग करते थे। ये साउथ से बाद में हुए। कालिदास गुप्त काल में हुए थे, गुप्त काल में हुए थे। ठीक है, ये काफी बाद में हुए। तो 1 और 2 सी आपका करेक्ट जवाब होगा। कनिष्क के समकालीन नामों के अध्ययन के संदर्भ में 1 और 2 सही है, क्योंकि अश्वघोष और वसुमित्र कनिष्क के समकालीन थे। अश्वघोष कनिष्क के आध्यात्मिक सलाहकार एवं राजकवि थे। इन्होंने संस्कृत में बुद्ध चरित नामक महाकाव्य की रचना की। वसुमित्र शुंग राजवंश के चौथे शासक थे। प्रसिद्ध बौद्ध संगीतियों में से चौथी वंशगीति के अध्यक्षता की थी। शक संवत का प्रारंभ किया गया? शका एरा, शका एरा 78 एडी। यहां पर एक चीज याद रखेंगे, विक्रम संवत एवं शक संवत में अंतर कितने वर्षों का अंतर है? तो याद रखेंगे 135 वर्ष का, 135 वर्ष का अंतर है यहां पर, बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, 135 वर्ष का अंतर मिलता है। दोनों को जोड़ देंगे, एक ईसा पूर्व में है, एक 57 बीसी है, प्लस एक 78 एडी है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो अंतर निकल कर आएगा 135 वर्ष। शक संवत 78 एडी में प्रारंभ किया गया। इसकी शुरुआत कुषाण वंशी शासक कुषाण द्वारा की गई। शक संवत भारत का राष्ट्रीय संवत है। भारत सरकार द्वारा गठित कैलेंडर सुधार समिति ने 1957 में शक संवत को राष्ट्रीय कैलेंडर में स्थान दिया। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत वर्ष होगा? यूपीपीसीएस 2007 का क्वेश्चन है, ये 2009 में पूछा गया है। शक संवत के आधार पर तिथि क्या होगी ये बताना है आप लोग को। तो भाई यहां पे देखो, जब शक संवत पर आधारित दिसंबर 2009 को देखोगे तो वो आएगा
1931। दिसंबर 2009 के अनुसार शक संवत की वर्ष होगा 1931, क्योंकि शक संवत का प्रारंभ 78 में ईस्वी में है, इसलिए वर्ष 2009 में से 78 वर्ष को घटा देने पर यह वर्ष 1931 आ जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर की भांति इसमें 365 दिन और 12 महीने होते हैं। शक संवत का पहला महीना 22 मार्च को शुरू होता है। यह एक हिंदू कैलेंडर है। हिंदू धर्म में इसका उपयोग पवित्र महत्व की गणना के तौर पर देखा जाता है। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन करने वाले कौन थे, ये बताना है। बताओ भाई। मुस्कान कहां रह गई थी? नमस्कार है। दीप सिंह कहां रह गई थी? मुस्कान कहां गई? और दीप सिंह कहां रह गई थी आप? बताइए फटाफट कमेंट करो। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर दैनिक लेन देन में मैंने बताया था बिम कर्टफिशिस ने क्या किए थे? स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। दैनिक जीवन के लेन देन में भी बिम कर्टफिशिस द्वारा सिक्के जारी किए गए थे, तो बिल्कुल याद रखेंगे। कुषाण शासक बिम कर्टफिशिस ने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा प्रचलित किया। इन्हें चीन काओ चीन के नाम से भी जाना जाता था। इन्हें मुख्य रूप से सोने और तांबे के सिक्कों को जारी किया। इसके सिक्कों पर एक तरफ यूनानी तथा दूसरी ओर खरोष्ठी लिपि है। इन सिक्कों पर भगवान शिव, त्रिशूल तथा बैल की आकृतियां अंकित हैं, जो इसके सौर धर्म में आस्था की द्योतक है। इसकी उपाधि महेश्वर भी प्राप्त होती है। ओके, बोर्ड एग्जाम में ड्यूटी लग गई है, ड्यूटी कर रही हो, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं करने का, कोई बात नहीं, ड्यूटी भी जरूरी है भाई। बोर्ड एग्जाम में ड्यूटी कर रही हो, अच्छी बात है, ठीक है। तो यहां पर बच्चे इस चीज को याद रखेंगे। चलिए आज के सेशन का अगला क्वेश्चन देखते हैं। विक्रम एवं शक संवत में कितना वर्षों का अंतर है? तो विक्रम और शक अभी मैंने बताया 135 वर्ष। यहां पर देख ले तो 135 वर्ष, ठीक है। मैंने कहा ना कि 57 बीसी है प्लस 78 एडी कर दीजिए। अब यहां पर आप क्या कर लें, सीधा सीधा सा इसमें ऐड करें तो निकल के आएगा 135 वर्ष। यही इसका अंतर हो जाएगा। वर्तमान में अगर आपको निकालना है 2024, शक संवत पे अगर पूछा जाए माइनस कर दीजिए 78, ठीक है। इसमें से 78 आप घटा देंगे तो जो भी आपका आंसर आएगा ये क्या हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा आपके सका एरा की डेट। जो आंसर आएगा वो हो जाएगी सका एरा की डेट, ठीक है। विक्रम संवत या शक संवत में 135 वर्ष का अंतर है, क्योंकि विक्रम संवत की स्थापना 57 ईसा पूर्व में, जबकि शक संवत की स्थापना 78 ईस्वी में। दोनों को जोड़ने पर 135 वर्ष का अंतर निकल कर आता है। तो यहाँ पर दोनों का अंतर यहाँ पर बच्चे निकल कर आता है, बिल्कुल याद रखेंगे। तो क्लियर है, चीजें क्लियर हो गई? तो चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे, ठीक है। और कल हम लोग यहां पर इसके आगे क्या करेंगे, कंटिन्यू किया जाएगा, ठीक है। तो कल हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। कल अपना 11 नंबर चैप्टर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सेशन के साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोग को थैंक यू, धन्यवाद। और आज का चैप्टर यहीं पे हम लोग करेंगे क्लोज। जाते जाते बता दूं आप लोग को कि अरिहंत प्रकाशन की यह प्रिलिम पॉसिबल नामक की किताब है। इसी किताब के ये सारे एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जो स्पेशली यूपीएससी और स्टेट पीएससी को ध्यान में रखकर रिवीजन के पर्पज से बनाया गया है। जैसे बाकी किताबों में आप देखते हो कि सभी प्रश्नों को रख दिया गया है, लेकिन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन को रखा गया है। एक ही क्वेश्चन को अगर बार बार रिपीट किया गया तो रिपीटेड तौर पर नहीं रखा गया है। इसलिए ये बिल्कुल मतलब सेलेक्टिव, एक तरह से सेलेक्ट करके क्वेश्चनों को यहाँ पे चूज करके रखा गया है, जिसका हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पर ये क्लास ले रहे हैं। सेशन को बच्चे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा,
और कमेंट करके जरूर बताइए क्लास कैसी लगी। ठीक है, और यह क्लास आपकी मंडे टू फ्राइडे पर डे, यानी मंडे टू फ्राइडे आपकी 4 बजे से लेकर 6 बजे तक चलती है। शाम को 4 से 6 बजे तक ये क्लास होती है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेशन में फिर जुड़ते हैं। सेशन के साथ जुड़ने के लिए आप सभी